सरकार बनती है तो कैसे अति पिछड़ा समाज अपने औकात पर अपना हक लेगा। और आने वाले समय में अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए हम लोग खुद अपनी ताकत से हक अधिकार को लेने का प्रयास करेंगे। केंद्र में जो भी सत्ता में रहते हैं उन पर ये आरोप लगता ही लगता है। देखिए, जातीय जनगणना के पक्ष में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय शुरू से है कि जातीय जनगणना यदि होती है, जाति आधारित जनगणना, तो इसका लाभ जो है सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछड़े वर्ग को मिलेगा। ये भी समझने की बात है कि यदि कोई सवर्ण समाज में भी ऐसी जाति हो जिसकी आर्थिक स्थिति, जिसकी सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, नौकरी में कितने लोग हैं, ये सारी बातें उभर करके सामने आएगी। तो हो सकता है, संभावना ऐसी भी है कि कोई सवर्ण समाज का भी ऐसा जाति हो सकता है। इसलिए जातीय आधार पर जनगणना का आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने हमेशा समर्थन किया है, कभी इसका हम लोगों ने विरोध नहीं किया है। इसके लिए हम लोगों ने राजभवन मार्च भी किया था। तो मेरा ये कहना है कि जातीय जनगणना पर अगर कोर्ट ने आदेश दिया है कि नहीं ठीक है, बिहार में अपने स्तर पर बिहार सरकार जातीय जनगणना करा सकती है, तो कोर्ट भी कानूनी रूप से इसे सही मान रही है। तो कानूनी मोहर लग जाने से ये दोनों तरफ से मजबूत हो गया और हम लोग तो खैर इसके पक्ष में रहे हैं और इससे सरकार को नीति निर्धारण करने में निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी नाखुश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से काम करती है, अपने एजेंडे के हिसाब से रखती है विषयों को। इसलिए उस विषय पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने शुरू से उसका समर्थन किया, इसलिए हम आज भी उसका समर्थन करते हैं। सम्राट चौधरी आज अमित शाह से मिले हैं और बोल रहे हैं कि बिहार में गुंडागर्दी और ये बढ़ गया, इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रपति शासन का सवाल है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का अपना जो स्टैंड है और जो सम्राट चौधरी जी का कहना है वो अपने हिसाब से और अपने एंगल से ले रहे हैं। और जहाँ तक राष्ट्रपति शासन का सवाल है, उनका अपना मांग है, उनका कहना है, तो इसमें इस विषय पर हम लोग क्या कह सकते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब आलोक मेहता अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी से जब माननीय मुख्यमंत्री जी अलग हुए, अलग होने के बाद निश्चित तौर पर आप ये महसूस कीजिए कि इससे पहले नीतीश कुमार जी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था और इनसे दूरी बना ली थी और पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में चले गए थे कि करप्शन के हिसाब से हम जो है इनके साथ हम नहीं चल सकते हैं। तो सवाल तो उठता है कि भाई, जब इतने बड़े पैमाने पर, जैसा कि हम लोगों के संज्ञान में आया है, बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था, जो कि आलोक मेहता जी जिस विभाग से आते हैं उस विभाग में हुआ था। तो अब सवाल उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें रद्द कर दिया। उन्हें रद्द कर दिया तो कहीं न कहीं पर कोई ऐसी बात ज़रूर होगी कि उन्हें लगा होगा कि ये जो निर्णय लिया गया है वो नीति संगत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अगर कर दिया है तो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री से ऊपर हैं, तो मंत्री के निर्णय को अगर वो किसी भी समय निरस्त करते हैं, तो ऐसा इससे पहले भी उदाहरण मिला है कि मुख्यमंत्री को अगर किसी भी मंत्री का निर्णय गलत लगा है तो मुख्यमंत्री ने उसके निर्णय को निरस्त किया है। ऐसा पहले भी देखा गया है। तो जब सवाल ये उठता है कि कहीं न कहीं उनके नज़र में ये चीज़ आज कहें तो जब आए हैं इनके साथ दोबारा, तो सवाल ये है, कहीं आज देखिए 6 करोड़ के संपत्ति का ईडी ने अटैच कर लिया। तो इन सब विषयों को देखिए तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी करें तो क्या करें। तो कुछ उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन वो जिस तरह से सब दिन चले हैं, चलना चाहते हैं, तो यही सब एक घटनाक्रम है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है और जनता भी अपने नज़र से देख रही है। लालू राबड़ी परिवार में 6 करोड़ का अटैच हुआ है, तो बीजेपी कर रही है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। नहीं, ऐसा है ना कि देखिए, अब वो तो अलग विषय है कि सीबीआई ईडी जो भी सत्ता में जो भी रहते हैं,
केंद्र में जो भी सत्ता में रहते हैं उन पर ये आरोप लगता ही लगता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कांग्रेस पर भी ये आरोप था। इसलिए इस विषय पर मेरा स्पष्ट कहना है कि CBI, ED चूँकि केंद्र के ही अधीन ये आती है, इसलिए ये आरोप तो उन पर लगना स्वाभाविक है। लेकिन ये जहाँ तक तथ्य की बात है, जहाँ तक प्रमाण की बात है, प्रमाण और तथ्य नहीं रहने से किसी को भी बेतरीका फंसाया नहीं जा सकता है, गलत ढंग से फंसाना मुमकिन नहीं है। इसलिए इस परिस्थिति में तो हम लोग जहाँ तक समझ सकते हैं कि जिस तरह से विषय सामने आ रही है और जो भी ज़मीन लिया गया नौकरी देने के बदले, कहीं ना कहीं साक्ष्य जरूर मिल रहा है जिस आधार पर CBI और ED काम कर रही है। अन्यथा CBI और ED कितनों चाहे तो किसी को फंसा नहीं सकती है। अगर वो निर्दोष है तो उसे फंसा नहीं सकती है, और अगर तेजस्वी जी और इनका परिवार निर्दोष होगा तो आने वाले समय में ये भी निर्दोष साबित हो जाएंगे। सर, हाल में ही मुकेश सहनी कृष्ण मेमोरियल हॉल से संकल्प यात्रा निकाले हैं, जो कि सभी को गंगा जल हाथ में लेकर संकल्पित कराया गया है, और अब आप क्या कीजिएगा? देखिए, ऐसे हम बताना चाह रहे हैं कि जो मुकेश सहनी जी जो संकल्प यात्रा जो लेकर के चले हैं एक जाति विशेष के लिए, जो कि मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में डालने के लिए सरकार से वो मांग कर रहे हैं, उसके लिए वो संकल्प यात्रा कह रहे हैं कि हमने लेकर के हम निकले हैं, और गंगा जल या जो भी कर रहे हैं वो तो उनका विषय है। मेरा ये कहना है कि अगर हम इन विषयों को देखते हैं गहराई से तो ये समझ में आता है कि ये अति पिछड़ा समाज, मुकेश सहनी जी भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हमारे छोटे भाई हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो अति पिछड़ा समाज की हकमारी है, इस हकमारी के विरुद्ध में तो आवाज़ तो उठेगी, चाहे मुकेश सहनी हो कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हो, ये आवाज़ तो उठेगी, क्योंकि अति पिछड़ा समाज को जो हक मिलना चाहिए। आज आप देख लीजिए, अति पिछड़ा समाज को चाहे बिहार में 5 जातियों को अति पिछड़ा समाज में डाला गया, तो आरक्षण की सीमा को जो 18% था अति पिछड़ा समाज का, आज यूँ कहते हो अरे कम से कम आप अगर 5 जाति को डाल रहे थे तो 2% आरक्षण भी बढ़ा देते, क्योंकि आप जो एनेक्चर 2 से एनेक्चर 1 में, जो एनेक्चर 1 अति पिछड़ा कहलाती है, उसमें अगर आप डाल रहे हैं तो एनेक्चर 2 के पास तो जो आरक्षण है 12%, हमारे पास अति पिछड़ा के पास 18%। तो जब उनसे 5 जाति को इसमें आप डाल रहे हैं तो आपने कोई आरक्षण में वृद्धि नहीं की, ये कहाँ का न्याय है? नंबर 1। तो नंबर 2, रोहिणी आयोग की का जो गठन हुआ केंद्र में, तो आज केंद्र में पिछड़े वर्ग को 3 भाग में बांटने की बात हो रही थी, जिससे कि निश्चित रूप से एक जो है समानुपातिक जो अधिकार है, वो अधिकार उस हिसाब से जिसकी जो संख्या है उस हिसाब से आरक्षण का लाभ उन जातियों को मिले, और उसे 3 भाग में बांटने का एक संकल्प था, जो कि रोहिणी आयोग के नाम से हम लोग जान रहे थे, जिसको कि 14वां बार समय विस्तार दिया गया। लेकिन 14वां बार समय विस्तार देने का तात्पर्य क्या है? 14 बार किसी आयोग को समय विस्तार दिया गया तो सरकार क्या चाहती है? इसका मतलब ये है कि स्पष्ट है कि ये ठंडे बस्ते की ओर जा रहा है। तो जो ये अति पिछड़ा समाज है वो अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ेगा। अब हम लोगों का भी 5 अगस्त 2023 को हम लोग का भी कृष्ण मेमोरियल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें कि हम लोग जो मेरे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं स्तर के, जो 11 सदस्यों की कमेटी हम लोगों ने उन्हें बुला के हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, और आने वाले समय में अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए हम लोग खुद अपनी ताकत से हक अधिकार को लेने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये अति पिछड़ा समाज का हक किसी को औकात नहीं है कि उसकी औकात उसको छीन लेगा, क्योंकि अति पिछड़ा समाज की आबादी 42% यदि बिहार में है तो 37 से 35% में सरकार बनती है। तो कैसे अति पिछड़ा समाज अपने औकात पर अपना हक लेगा? इसलिए हम लोगों ने 5
अगस्त को एक कार्यक्रम रखा है कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जिसमें भारी संख्या में मेरे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। यानी कि 5 तारीख को आप भी मैदान में कूदने जा रहे हैं? हाँ, 5 तारीख को मैदान में कूदने की बात नहीं है, हम लोग तो कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, उसे ट्रेंड कर रहे हैं, और जहाँ तक अपने हक अधिकार के लिए जो हम लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा है, उस लड़ाई को और मजबूत करने का यह काम हम लोग 5 अगस्त से कृष्ण मेमोरियल हॉल से यह आगाज करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।